वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन और मैं हूं आपका मेज़बान अथर काज़मी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जब भी हमारे करीब 6 दिसंबर आता है तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हमारे जहनों पर उभरती हुई नज़र आती हैं। वो लोग जो गुज़र चुके हैं या वो लोग जिन्होंने अपनी आँखों से वो सारे मरहलात देखे हैं, लेकिन एक सहाफ़ी की नज़र बहुत तेज़ होती है और सहाफ़ी अगर ख़ुद वहाँ पर मौजूद हो और उसने अपनी पूरी घटना को अपनी आँखों से देखा हो, ख़ुद चश्मदीद हो, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात को किस अंदाज में पहुँचाएगा। 6 दिसंबर है और इस 6 दिसंबर को आप ख़ुद जानते हैं, क्योंकि इंट्रो में बहुत कहना ज़रूरी नहीं है कि हम आपसे बहुत सारी बातें करें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हुसैन अफसर साहब हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और आपने क्या देखा, कैसे इस चीज़ को देखा और उसको आँखों देखी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। 6 दिसंबर वाकई एक तारीख़ है और अब हम देखें कि वो सारी चीज़ें खैर सॉर्ट आउट हुई हैं और एक ठीक भी रहा है, लेकिन वो वाक़या जब उस दिन रूनुमा हुआ तो आप वहाँ पे मौजूद थे, तो वो हालात को ज़रा बयान करें। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को मैं वहाँ मौजूद था और इससे पहले भी मौजूद था और अयोध्या में बहुत जाता था। लेकिन 6 दिसंबर को जिस तरह से कानून की धज्जियाँ और सुप्रीम कोर्ट के जो निगरानी उन्होंने बैठाया था एक साहब को, उनको बुखार था, वो चाय पीते रहे, लेकिन सबके सामने दिन दहाड़े मस्जिद को तोड़ दिया गया। अयोध्या की गलियों में लोग मस्जिद की लखोरियाँ और गुम्मे लिए घूम रहे थे और नाच रहे थे। बहरहाल ये कि उस दिन जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं, वो पहले से उम्मीद थी कि यही होना है, लेकिन कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया था। यहाँ तक कि जो मरकज़ी नीम दस्ते आ रहे थे रास्ते में, उनको बीच में रोक लिया गया और अयोध्या और फैज़ाबाद के बीच का रास्ता 8 किलोमीटर था, जिसमें उन्हीं ने उनके ट्रकों को नहीं आने दिया। इसका मौका दिया गया कि मस्जिद पूरी तरह से मिसमार कर दी जाए और वही हुआ कि मस्जिद जो थी वो 4 बजे तक मिसमार कर दी गई और एक मेकशिफ्ट मंदिर जो था जिसमें सभी लोग शामिल थे, उन्हीं ने बना के तैयार कर दिया था। ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और क्रिश्चियन सहाफ़ियों को भी बुरी तरह से ज़दोकोब किया गया था, उनको मारा पीटा गया था, कितने कैमरे तोड़े गए थे, कितनों के सर फोड़े गए थे, लेकिन ये कि कोई गवर्नमेंट पर कोई इन चीज़ों का असर नहीं हुआ और हालत ये हुई कि जो ये कहा जा रहा था कि वहाँ कुछ नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने एक निगरान को मुकर्रर कर दिया, वो निगरान भी कुछ नहीं करते रहे। वो एक धूप में कुर्सी पर बैठे हुए चाय पी रहे थे, उनको बुखार था और उनके सामने सब 5 घंटे में 6 घंटे में 5 घंटे तकरीबन में मस्जिद को बिल्कुल मिसमार कर दिया गया था। ये एक अफसोसनाक बात है जिस पर लोगों को समझना चाहिए था कि किसी भी हालत में कानून की बालादस्ती होना चाहिए थी। कानून की बालादस्ती नहीं हुई और दिन दहाड़े जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो अफसोसनाक था। आप वहाँ पे मौजूद जब थे तो जाहिर सी बात उस हालात में सारा मॉब एक तरफ था और अपने आप को भी सेफ करना था, तो जो हालात में कोई ऐसी नाजेबा चीज़ आपने देखी जो आपको वाकई अभी तक याद हो और उसको आप बयान करना चाहें? मुझे बहुत सी चीज़ें याद हैं और जब 10 साल हो गए थे इस वाक़े को तो बीबीसी ने 4 आदमियों को ये काम सौंपा था कि आप अपने अपने एंगल से उसको वाक़े को वो कीजिए। मुझे दिया गया था कि मैं किस तरह से यहाँ से लखनऊ से और अयोध्या पहुँचा, तो वो मैंने अपना जो सफ़र का जो रास्ते का जो वाक़यात थे वो सब मैंने देखे थे और रास्ते में ही मैंने भांप लिया था कि मामला बहुत काफ़ी गर्म है। हालांकि मुझे ये भी ख्याल था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने में अंडरटेकिंग दे रखी गई हैगी और कौमी एकजहती काउंसिल में उन्हीं ने हलफनामा दे रखा था कि कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन हम लोगों की बहुत सी जो क़यास आराइयाँ थी वो गलत साबित हुई और उस दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उसके बाद में ये मुख्तलिफ़ दौर से गुज़रता हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और उसके बाद एक फ़ैसला हो गया। उस फैसले के तहत फिर सब ने पहले ही, मुसलमानों ने ख़ास करके ये पहले ही कह दिया था कि हम अदालत के फ़ैसले को मानेंगे और उन्होंने सर झुका कर उस फैसले को माना भी और वहाँ बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर तामीर हो गया। कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो इतिहास से सबक सिखाने का भी काम कर रहे हैं और इतिहास को मिटाने का भी काम कर रहे हैं। ये दोनों खेल कर रहे हैं। वो इतिहास में चले जाएंगे, उनको मुग़ल काल दिखाई पड़ता है, बाबर और औरंगज़ेब उनको दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में जो उनका खेल है 6 दिसंबर सिर्फ
ना बाबरी मस्जिद को ढहाने का और मंदिर को बनाने की तिथि है, बल्कि एक और तारीख है जिस तारीख को मिटाने की पूरी साजिश हुई है। वो तारीख है डॉक्टर अंबेडकर के स्मृति दिवस का। वो ख़त्म कर दिया जाए। दलितों का और जो बहुजनों का मूवमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए जो तैयारी हुई थी वो उस दिन मस्जिद तोड़ी गई थी, गिराई गई थी, आपराधिक कृत्य किया गया था और फिर उसके बाद शौर्य दिवस मनाया जाने लगा। तो दरअसल बाबा साहब के विचारों की लाश पर ये शौर्य दिवस मनाने की पूरी साजिश की गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पिछले 3 दशक से मुसलमानों की पहचान के साथ, उनके अपने अस्तित्व के साथ, उनके उसूलों के साथ, उनके धर्म और सिद्धांत के साथ जो लगातार अटैक हो रहा है वो न तो इस देश के लिए बेहतर है, न इस समाज के लिए अच्छा है, और अच्छा तो उन लोगों के लिए भी नहीं है। लेकिन आरएसएस का मैं तो सीधा मानता हूँ कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा है वो आरएसएस से है। नेहरू ने इसको पहचाना था, पटेल ने भी पहचाना, लेकिन वो शायद डेमोक्रेसी बन रही थी उस समय, देश के निर्माण के लिए वो ज़रूरी था कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। 3 बार बैन भी लगा, लेकिन आज वो संगठन देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटता है। उनके लिए उनकी अपनी आइडियोलॉजी में, चाहे वो सावरकर रहे हों या गोलवलकर हों, हेडगेवार हों, उन सब ने ये माना कि 3 समुदाय हमारे दुश्मन हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। इसलिए आजकल तो राहुल गांधी को भी अर्बन नक्सल बताया दिया जा रहा है। तो जो भी इनके सच को बेपर्दा करेगा वो अर्बन नक्सल हो जाएगा, वो इनके लिए विधर्मी हो जाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। लेकिन असल में इस देश के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदुत्व से है, हिंदू राष्ट्र के विचार से है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए आपदा होगी। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात और कहूँगा कि उनकी औकात है नहीं, वो कितना भी कर लें, अभी चूँकि सत्ता में है, जिस दिन इस पर दलित और पिछड़ा खड़ा हो गया तो इनका क्या होगा, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप किसी भी समाज को, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कितना दबाएंगे भाई? जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा वो सोच लेगा कि अब हम जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, उस दिन वो क्या करेगा? तो क्यों आप इस देश को, इस देश के समाज को बर्बाद करना चाहते हैं? ये वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो मनुस्मृति चाहिए, वो मनुवाद के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे, ये मैं जानता हूँ। और ये हाँ, ये ज़रूर है कि डेमोक्रेसी थोड़ा सा खतरे में पड़ी है, संविधान पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। 6 दिसंबर का जहाँ तक मामला है, ये वो मनाएंगे, ये उनका काम है, उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन मुझे लगता है कि उस 6 दिसंबर शौर्य दिवस पर बाबा साहब की जो स्मृति दिवस है वो भारी पड़ेगा। और जो मस्जिद उन्होंने ढाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कृत्य कहा, फिर फैसला भगवान के सामने लिया चंद्रचूड़ साहब ने, उनकी तो खैर अब जुडिशरी से भी आखिरी हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। वो जो हुआ वो ऐसा इतिहास है कि जो लंबे समय तक कुछ लोगों को टीसता रहेगा, दर्द देता रहेगा। और मुझे लगता है कि इस देश के डेमोक्रेसी और संविधान के लिए भी एक बड़ा वो ब्लैक उस एक सिंबल की तरह वो हो गया है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इसको दूर करता। उसने जो किया वो आने वाले वक्त में उसका फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब के उस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो गुजर गया उसको भूल करके, और जो लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं वो उनकी साजिश है कि अम्बेडकर की स्मृतियों और विचारों को मिटा दिया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द टाइम्स नेशन में। जो 6 दिसंबर 1992, ये घटना आपके जहन में जब भी आती होगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने होंगी। तो मैं शुरू से जानना चाहता हूँ, शॉर्ट में, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए, कि क्या हुआ जब आप वहाँ पहुँचे या आपने देखा वो उसके हालात? हम तो अयोध्या से बहुत वाकिफ़ रहे, ये जो हम तो बहुत वाकिफ़ रहे हैं। और हमेशा जो है वहाँ पे कोई भी इवेंट होता था 6 दिसंबर 92 से पहले से जाते रहे वहाँ हमेशा। और 6 दिसंबर को भी उसी तरह से, हम 5 तारीख से वहीं थे। और 6 को सुबह जब हम लोग होटल से निकल करके वहाँ पहुँचे तो बड़ा हुजूम था। पूरा रास्ता फैज़ाबाद से अयोध्या का रास्ता
पूरा घिरा हुआ था, लोग बड़ी बड़ी एक तरीके के समझिए कि वो पूरा रोज़ में सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे थे, चले जा रहे थे। और वहाँ पहुँच करके तो हम लोग के पास सिक्योरिटी पास, तो वहाँ पहुँच करके तो जिस तरीके से और वहाँ पे लोग जमा हो रहे थे, तब तक ये लग रहा था कि क्योंकि एक रोज़ पहले जो प्लान हुआ था 5 तारीख को ये अनाउंसमेंट करी गई थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा कि ये जो है कल यहाँ से एक चबूतरा बना हुआ था, आपको याद होगा, वो पहले चबूतरा बनाया गया था इसलिए कि वो एक तरीके के, नहीं राम चबूतरा नहीं, एक उसके सामने एक सीमेंट का बहुत बड़ा चबूतरा बनाया गया था कि इसी पे वो फाउंडेशन स्टोन जब 86 में जब रखा गया तो वहीं पे, तो वहाँ उस चबूतरे को काफ़ी बड़ा कर दिया गया था। तो ये कहा गया कि साहब ये जितने अलग अलग स्टेट्स के लोग आएंगे लेकिन वो सब बाहर रहेंगे, वहाँ पे अंदर जो है साधुओं का एक रेला आएगा और वो सरयू से एक एक मुट्ठी बालू लेकर के आएंगे और वो उस चबूतरे पे डालेंगे। और ये जो तमाम दूसरे लोग, जो कुछ और साधु संत, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो वहाँ पे ये जो होती है वसूली जो होती है ठोकने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, छोटी सी हाथ से लेकर के, तो बोले उससे लेकर के वहाँ पे वो पीटेंगे, ऐसे ही उसको धीमे धीमे पीटेंगे। एक तरीके की सिंबॉलिक कार सेवा होगी वो, कि आज हमने नींव रख दी मंदिर की, ये प्लान हुआ था और ये बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ था। अब जब ये वो हुआ तो बल्कि सबने ये कहा कि देखो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, अब इनका, कुछ लोग, मुझे याद है कुछ लोग चले गए वहाँ से, जर्नलिस्ट, दिल्ली के एक जर्नलिस्ट थे हमारे जानने वाले, बोले कि हम अब तो कुछ होना नहीं है तो हम जा रहे हैं। और 6 की सुबह जब ये हुआ कि ये सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ पे जब लोग आने लगे, उस चबूतरे पे सब कुछ होना था, तो जो अयोध्या के बहुत सारे VHP वाले थे ये वहाँ जमा थे, वो आए ये करके बालू ले करके और वहाँ पे गिराए थी। लगा कि अब सिलसिला, उतनी देर में जो जगह अलग अलग स्टेट्स के लोग बड़ी तादाद में, ज़्यादातर आगे वाले जो थे वो ये थे सदर्न स्टेट्स के लोग, आंध्रा के लोग ज़्यादा थे, तो वो बड़ी तादाद, सब गेट्स बंद कर रखे थे जो एंट्री गेट्स थे, तो वो गेट पे आके चिल्लाने लगे कि हमको दाखिल होने दिया जाए। और ये फिर वो इस कदर ये काफ़ी पुलिस तो लगी हुई थी, लेकिन ये जो है घुसने के लिए और उस पे गेट पे ये वो करने लगे। ये घुस के जब अंदर आए तो जो ये लोग थे वहाँ के लोकल साधुस थे बहुत से, जिन्होंने उनको रोका। ये बड़ा अजीब सा नज़ारा था। प्रेस वाले तो वहाँ थे, तो वो, और उनमें ये कि जो हैं हनुमानगढ़ी के महंत, इनमें वो बड़े लहीम शहीम थे, तो उन्होंने ले करके उनको रोका भी, तो VHP वाले कहने लगे नहीं आने दो। उन दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट खुलेआम, मार्कशीट VHP में और अयोध्या के कुछ साधुओं में मारपीट हो गई। मीडिया वालों से किस तरह कन्फ्रंटेशन हुआ कि मीडिया वाले, जब हम लोगों ने, हमारे शायद ये BBC, मार्क टेलीवी थे BBC के, तो जब ये फ़ोटो खींचने लगे तो किसी ने बोला कि अरे फ़ोटो खींचता है, तो उसने बोला अरे भाई हम प्रेस वाले हैं। तो बोले प्रेस, वो कोई किस साइड का था ही नहीं पता, उसने लेकर के उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो अटैक डाइवर्ट हो गया उनके बीच से बजाय मीडिया के ऊपर, तो उसमें लोग कोई भागे, कुछ लोगों के टूटे कैमरे, टूटे, चोट लगी लोगों को, वो सारा मतलब अजीब सा माहौल हो गया। और फिर वो रेले पे रेला अंदर घुसने लगा वहाँ से। और सब मीडिया वालों ने क्या किया कि जल्दी जल्दी पोजीशन ले ली ऊपर। हम खुद एक बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़े हो गए, किनारे साइड वाली बिल्डिंग में, तो क्या उसका नाम था बिल्डिंग का, बहरहाल। तो वहाँ से जो है फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि हजूम का हजूम आता गया और घुसता गया। और वो तो वो अच्छा, पुलिस वाले ने कोई एफर्ट नहीं किया किसी को रोकने का। ये मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, मैं CBI के केस में मैं वन ऑफ द प्राइम विटनेसेस हूँ, और मेरे बयान पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था जिनका पता ही नहीं लगता। तो इसलिए जो है, और मैं रॉयटर्स के लिए रिपोर्ट कर रहा था, तो मैंने वहाँ से इस तरीके से पुलिस वाले तो ये तो कह रहे जाओ जल्दी जाओ, मतलब बस बाबरी मस्जिद की तरफ जाओ, ये खुलेआम हो रहा था।
और वो फिर उन लोगों ने तोड़ना शुरू किया, ये जो गेट्स वेट्स तोड़ के उनकी सरिया निकाल ली। कोई कोई पहले से ही लेकर के आया था लाठी बल्लम। नहीं सर, कुछ कुछ लोगों को कहा जाता है कि वो तैयारी करके लाए थे, कि मतलब कुदाल और बता रहा हूँ, वो उसका वो हमारे ही बयान से डिस्क्लोज हुआ था, पूरे सीबीआई के केस में रिकॉर्डेड है। तो जो 800 विटनेसेस थे, मैं उनके 40 की विटनेसेस में से एक हूँ। तो वहाँ पे जब ये लोग घुसने लगे तो ये चढ़ गए बाबरी मस्जिद पे और उस पर वो बल्लम और इससे मारने लगे। उसका प्लास्टर इतना मजबूत था, मुझे आज भी याद है कि उसमें चिंगारी निकलती थी जब ये मारते थे। ये क्या बेती और ये जो पीटने पाटने वाली चीज़ें, वसूलियाँ भी मार से तोड़ रहे थे, तो कुछ टूटता नहीं था प्लास्टर। कहीं कोई चिप हो गया, क्योंकि वो आजकल के ज़माने का तो प्लास्टर था नहीं, 30% कमीशन वाला। तो वो 1527 या 1528 जो भी था, बहरहाल वो तो फिर ये हुआ, सडनली एक अनाउंसमेंट हुई। ये मैं बहुत ब्रीफली आप लोग को बता रहा हूँ। एक अनाउंस माइक पे चल रहा था, तो माइक पे अनाउंसमेंट हुई और वो अनाउंसमेंट 7 भाषाओं में रिपीट हुई, 6 या 7 भाषाओं में। तो कि अब ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब ये ढांचा गिरने वाला है, आप लोग जो ऊपर चढ़े हुए नीचे उतर आए। तब लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। मैं आपको बताऊंगा उसका बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आया कि क्योंकि हम आई विटनेस थे एक चीज़ के। एक रोज़ पहले किसी ने फ़ोन कॉल करी थी और ये अनाउंसमेंट हमें इसलिए समझ में आया क्योंकि अंग्रेज़ी हिंदी में भी बोला गया ये बात, तो इसलिए समझ में आया कि बाकी भाषाओं में उसने बोला कि। और ये वहाँ से कुछ दूर पे एक स्टेज बना हुआ था जहाँ अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स और वीएचपी वाले अशोक सिंघल, ये लोग सब वहाँ बैठे थे। माइक वहीं पे लगा हुआ था, वहीं से अनाउंसमेंट हो रही थी। दिख तो नहीं रहा था हमें, लेकिन आवाज़ से, और क्योंकि अलग अलग भाषाओं में बोला तो हमें लगा कि गोविंद आचार्य की आवाज़ है, क्योंकि वही एक ऐसे शख्स थे जो कई भाषाएं जानते थे। तो ये अनाउंस किया और बार बार ये अनाउंसमेंट हुई। फिर ये उतरना लोगों ने शुरू किया। सडनली जो है एक बड़ा भारी ग्रुप वो पहुंचा, हमें ये सब दिख रहा था क्योंकि हम हाइट पे थे। तो वो बाबरी मस्जिद की दीवारें बड़ी मोटी, 2.5 फुट की दीवारें, और जो प्लिंथ लेवल होता है नींव के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे उन लोगों ने खोदना शुरू किया। ये लोग थे जो रस्से थे इनके पास बड़े बड़े, इनके पास बेलचे थे, इनके पास गैती थी और तसले थे। और पहले तो इन्होंने गैती से खोदना शुरू किया दीवार को, जैसे दीवार है बताओ अब चारों तरफ, तो जो मेन वॉल साइड वाली है उनके नीचे खोदा और होल किया। तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। फिर उसमें रस्सा डाला, फिर जैसे एक रस्सा यहाँ डाला, दूसरा होल थोड़ी दूर पे किया और दोनों के बीच से रस्से गया, यहाँ से रस्सा गया, उधर से निकल के आया। आप समझ गए? एक दीवार है उसमें एक होल करा गया दूसरी तरफ से, और रस्से के दोनों एंड्स नीचे, अच्छा बाबरी मस्जिद हाइट पे थी तो नीचे के हिस्से में हज़ारों लोग थे। उनको रस्से, दोनों तरफ के रस्से पकड़े उन्होंने और बोला खींचो। लोग, आम आदमी के जिसने नहीं देखा है वो समझ नहीं सकता, क्योंकि बाबरी मस्जिद इनके समझ में आ गया था कि इनको पहले से स्टडी करी हुई थी, ऊपर से तोड़ेंगे तो महीने भर में भी नहीं टूट पाएगी अनलेस की बुलडोजर चलाएं। ये रस्से से अब आप सोचिए ना, कोई पहले तो दीवार को कमज़ोर किया, हाँ बताना भूल गया, पहले दीवार को 2.5 फुट की दीवार को पतला करके 1 फुट का कर दिया, गैती से झीरी पर काट दी। आप समझ रहे हैं? दोनों साइड से झीरी काटी गई वॉल के दोनों साइड, और फिर ये, अब वो वॉल तो कमज़ोर हो गई, रस्से से जब पुल किया भड़ से पूरा गिर। तो इसीलिए इतनी जल्दी जो गिरी बाबरी मस्जिद, भाई पहली गुम्बद मेरा ख्याल गिरी है 2:30 बजे, 2 बज के कुछ पे था, और फाइनल तीसरी जो है वो 4:30 पौने 5 बजे जो है हम वहाँ से निकले हैं, बड़े तो तीसरी गिर गई थी। तो वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि ये और ये वजह है इसको कि ये प्लानिंग थी। ये अलग लोग थे जो आए थे, इन्होंने बाकायदा उसको वो किया, वहाँ पे काटा, ये टेक्निक अडॉप्ट करी होगी पहले से, मालूम नहीं तो ये कोई स्पॉन्टेनियसली थोड़ी ना कर सकता है कि भाई ऐसे काट लो, कोई बता नहीं रहा था, सब ट्रेंड थे वो। और इस चीज़ का इल्म मुझे हो गया था 1 रोज़ पहले, ये अब समझ में आया कि इसलिए कर रहे थे, तब ये नहीं समझ में आया, ये लगा था कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। वहाँ एक पीछे वीएचपी का मीडिया सेल हुआ करता था बाबरी मस्जिद का ठीक पीछे, बड़ी कोई अधगिरी सी बिल्डिंग थी लेकिन उसमें बना हुआ था।
तो हम लोग मीडिया वाले वहीं जा, क्योंकि तब पीसीओस नहीं होते थे, मोबाइल थे नहीं, तो हम लोग वहाँ से फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, खबरें भी फ़ोन पे वहाँ से कन्वे कर दिया करते। तो हमको सबको पहचानते थे लोग, हम तो ज़माने से जाते थे वहाँ, तो वहाँ पे कोई भी चला जाए। उस रोज़ 5 तारीख को भी मुझे जब हम गए थे बताने कि ये सब टाइम फिस हो रहा है, ये सारा विड्रॉ एंटी क्लाइमैक्स हो गया है अनाउंसमेंट, तो हम उसी के लिए फ़ोन कर, नहीं तो पोस्ट ऑफिस बहुत दूर था, वहाँ से फ़ोन करना पड़ता। तो वहाँ गए, तो जब हम सीढ़ी पे छोड़ी, मेरे ख्याल मुश्किल से 15 सीढ़ियों का उसका रास्ता था, पतली से पतला सा सीना, उसमें चढ़ के गए। तो हम जब ऊपर पहुँचने लगे, शायद 13वें स्टेप पे होंगे, मतलब कोई 1-2 स्टेप छोड़ करके, तो अंदर से कोई बात कर, फ़ोन पे कोई बात कर रहा था। तो उसने बात ऐसी करी जो मैं रुक गया। उसने बोला हाँ 150 वसूलियाँ और 150 गैती। मैंने कहा ये वसूली और गैती का क्या मतलब है? पहले तो ये समझा कि भाई वसूली उसके लिए चाहिए, तो और रस्से भी चाहिए, और इतने तसले भेज देना, सुबेरे से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये 5 की बात है, दिन में, आफ्टरनून में। तो फिर जब मुझे लगा कि फ़ोन कॉल बात थोड़ी अब बंद होने वाली है कन्वर्सेशन, तो मैं 3-4 स्टेप्स नीचे उतर गया, और हम जैसे वो उतरने लगा तो हमने अपना सीधे जो है ऐसे शो किया कि जैसे कोई रूटीन में आ रहा है, नहीं तो उससे शक होता। हम अब इसमें चक्कर में उसकी शक्ल नहीं हम देख पाए, तो बहरहाल हम चले गए अंदर, वहाँ और कोई नहीं था। तो हमने अपना फ़ोन मिलाया रॉयटर्स को, वो नंबर भी मुझे आज तक याद है, 3012024 रॉयटर्स का नंबर होता था। तो ये हमने अपने कोर्ट में भी ये बयान दिया। तो वहाँ से वो जब हमने कन्वे किया, फिर हमने उनको बोला कि अभी कुछ ऐसा हुआ है कि तो उससे सस्पेशन लग रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। ये हुआ कि कोई ये शेडी बात तो है। जब ये बाद में सब कुछ हो गया, तब मैंने ये जब सीबीआई को बताया, बाकायदा बयान में, फिर कोर्ट में फिर बयान दिया इस पर, तब उनके समझ में आया। बोले आपको नंबर पता है? उसने, मैंने कहा नहीं नंबर नहीं पता, उसने क्या डायल किया, लेकिन उससे जो मैंने नंबर डायल किया है वो मुझे पता है, उससे प्रीवियस कॉल उसकी है। ये हम ही ने उनको आइडिया दिया। और क्योंकि अयोध्या में उससे 15 रोज़ या महीने भर पहले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हुआ था, पहले वो होता था मैनुअल वाला एक्सचेंज। तो हमने कहा इसलिए आप ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में पूरा डेटा आ जाता है, तो आप देख सकते हैं जो इससे प्रीवियस कॉल है वो उसकी कॉल है। उन्होंने उसी कॉल से उसको ट्रैक किया सीबीआई ने। जब ये लोग पकड़ना चाहते हैं तो बड़े, और उसको कांटेक्ट कर लिया, किसको फ़ोन किया था, किसने फ़ोन किया था, दोनों को पकड़ लिया। तब उन्हें पता लगा ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात थी तभी एक्सपोज हुई है। इसीलिए मैं वहाँ का की विटनेस हो गया था। ये सब माहौल तो हो गया सर, एक चीज़ पूरी तरीके से आपने इस तरह से बताई। फिर उसके बाद के जो माहौल थे, जो वाकई वो दंगे हुए, उस वक्त आप कहाँ थे और फिर वो माहौल कैसा? वहाँ से तो वो माहौल तो इतना बिगड़ चुका था तब तक कि जब तक गुंबद आखिरी गिरी है, उसके बाद तो ये आलम था कि सब पूरी अफरा तफरी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे साथ वहाँ पे एक मुस्लिम जर्नलिस्ट भी थी, कुलसुम मुस्तफ़ा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, और ये हमारे साथ ही गई थी। और एक हमारे साथ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट थे, राजीव सापड़े। अब इनको मैंने पहली चीज़ तो समझाई कि मैंने कहा तुम अपना भी, हमारी गाड़ी तो पता नहीं कहाँ थी, ड्राइवर भाग गया था नेचुरली, वो जिस उस माहौल में मुमकिन नहीं था उसका रुकना, और कोई तरीका नहीं था फैज़ाबाद तक पहुँचने का। तो हम लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं, अगर कहीं कोई ट्रेन स्टेशन तक भी नहीं जा सकते थे, तो ये था कि सड़क पे चलते हैं, कोई मिल गया तो पहुंचा देगा वहाँ पर, नहीं तो देखेंगे अगर कहीं ट्रेन कोई रुकी होगी उसमें लग जाएंगे, क्योंकि फैज़ाबाद पहुंचना ज़रूरी था। और हम लोग वहाँ से तो मतलब बिल्कुल सड़क पे बिखरे हुए थे ये कार सेवक इसमें। तो लकीली जो हमारे साथ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट था, उसको पहचानते थे वहाँ शिवसेना वाले लोग, तो हम लोगों को किसी ने तंग नहीं किया। और इनको मैंने कुलसुम को कह दिया था कि तुम अपना नाम नहीं बताना किसी को, क्योंकि जिस तरीके का माहौल था। तो बहरहाल हम लोग फिर हमें आगे जाके कोई गाड़ी मिली जिसने हम लोग मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर तो पैदल चले होंगे वहाँ से, और रास्ते भर ये पूरा हजूम था। मतलब रास्ते में आपने बीच में किसी तरह किसी लोगों ने टोका नहीं, रोका नहीं, आईडी नहीं देखी? नहीं, आईडी वो नहीं देखी। वो आजकल तो ज़्यादा बिगड़ गए ना लोग, तो वो इतना पहचान लेते थे जहाँ, और वो मीडिया
सब ये लोग तो अंदाज़ा होने हो जाता, मीडिया पास लटके हुए थे। तो वो किसी ने नहीं गया, एक आध जगह पूछा, उस शिवसेना वालों ने पूछा तो ये जो हमारे साथ था मराठी जैसे, उसने मराठी में उनसे बात करी, बोला अच्छा अच्छा आप लोग जाए। तब ये नहीं होता था ना कि ये बिका हुआ मीडिया और ये इंडिपेंडेंट मीडिया है जो सच बोलता है, तब ये कोई फ़र्क, तब ये माना जाता था मीडिया मतलब साफ काम कर रहा है। तो अब आजकल तो बदल चुका है सब, तो गुलाम मीडिया है। तो वो बड़ा, वो कभी जहन से उतरने वाला नहीं है कि किस तरीके का माहौल क्रिएट किया था। फिर रास्ते पर देखा, हाँ वो जो उसके पीछे एक मस्जिद, और बाबरी मस्जिद के पीछे एक और मस्जिद अभी भी है, तो वो उसको तोड़ फोड़ रखा था, आग लगी हुई थी उसमें, वहाँ तोड़ रखा था, लोग दहशत में थे। कोई मुस्लिम, हम उस रूट से जब हम आए हैं, जब निकले हैं अयोध्या से बाहर, तो तमाम वो मुस्लिम लोकेलिटी है, वो पीछे वाली, उसको क्या बोलते हैं, टेढ़ी बाज़ार या क्या बोलते हैं, तो रास्ते में भी जो मस्जिदें पड़ी मेन रोड पे, उसमें भी कोई दिख नहीं रहा था। कुछ मुसलमान, कोई दर्जी था, उसकी दुकान में आग लग रही थी, इस तरीके का माहौल था, बहुत ही स्कैरी माहौल था। नाज़रीन, एक सहाफ़ी की नज़र कितनी तेज़ होती है, और आज की ये कहानी शायद आप भी सुनेंगे आज, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वाकई मीडिया का काम कितना ख़तरनाक होता है ये आप समझ सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी है, हमारे लिए भी ये एक बड़ा लम्हा है, और इस लम्हे को हम बड़ी बखूबी शेयर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए, किसी और शख्सियत से ख़ास किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।